तो मेरे लिए तो सुरेश की हेल्प जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, अभी भी कर ही रही है सब कुछ मैनेज करने के लिए। बट कई केसेस में क्या होता है कि आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते या फिर हस्बैंड को कुछ काम आता नहीं है घर का, तो वो नहीं कर पाते आपकी उतनी हेल्प। तो चीज़ें तभी भी मैनेज होती हैं जैसे आप स्टार्टिंग से चीज़ों को करेंगे, चीज़ें वैसे ही मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगी। बट मेरे केस में क्या है कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, इसलिए चीज़ें मुझे लगता है कि और अच्छी तरीके से मैनेज हो रही हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अथर लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि आई एम अ मदर ऑफ टू एंड माय फर्स्ट चाइल्ड अथर इज़ 3.5 years ओल्ड एंड माय सेकंड चाइल्ड अर्थ इज़ 3 months ओल्ड। तो जब से ना अर्थ बॉर्न हुआ है तब से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझसे एक ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कैसे आप मैनेज करते हो, क्या दो बच्चों के साथ मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि अथर्व और अर्थ के बीच में जो एज डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा भी नहीं है कि हम बोल सकें कि अथर्व को मुझे मुझे इतना टाइम नहीं देना पड़ता है और अर्थ को ही मैं सारा टाइम दे दूँ तो उससे भी चलता है, ऐसा नहीं होता है। इस टाइम पे अथर्व को भी मेरा सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है। और एज अ मदर आप भी ये नहीं चाहेंगे कि सेकेंड चाइल्ड होने के बाद आप अपने जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको आप टाइम नहीं दे पाएँ या फिर आप कम टाइम दें, तो इससे भी बहुत ज़्यादा मॉम गिल्ट होता है। तो फ्रेंड्स, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिससे कि अगर आप अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो भी इसी एज ग्रुप में ही वेरी करता है, 3 to 4 years में ही अगर वो है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत यूज़फुल हो पाए तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मे बी ऐसे कई व्यूअर्स होंगे जिनका एक्सपीरियंस जो है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करती हूँ कि हम लोग रहते हैं मुंबई में एंड वी आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली। जब अर्थ बॉर्न हुआ था तो उस टाइम पे मेरी मदर 20 days के लिए यहाँ पर आई थी और उसके बाद वो वापस चली गई थी। एंड आफ्टर 20 days माय हस्बैंड ऑल्सो ज्वाइन हिज ऑफिस, क्योंकि उनकी भी काफ़ी लीव हो गई थी तो उन्होंने भी ज्वाइन करा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़ मैनेज करने के लिए, अब वो होता है आपका हस्बैंड का सपोर्ट। फ्रेंड्स, स्पेशली न्यूक्लियर फैमिली। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सुरेश जो है वो 24 घंटे मुझे हेल्प करते हैं, हर चीज़ में हेल्प करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट और उनका जो ऑफिस टाइमिंग है वो भी चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि 9 to 5 की जॉब है, कभी उनका मॉर्निंग में रहता है, कभी इवनिंग रहता है ऑफिस, कभी उनका नाइट रहता है। तो फिजिकल सपोर्ट के साथ साथ आपको मेंटली और इमोशनली भी अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि डिलीवरी के बाद आप जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो आप फेस करते हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो सिर्फ आपकी उस टाइम पर सुन ले। वो केवल आपके हस्बैंड ही हो सकते हैं। और क्योंकि मेरी ये सेकंड प्रेगनेंसी है तो कुछ हद तक सुरेश जो है वो भी पहले से ही प्रिपेयर्ड थे कि ऐसा होता ही है डिलीवरी के बाद। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि कई पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, और उनके हस्बैंड को भी पता नहीं होता कि क्यों उनकी वाइफ का अचानक से अचानक से उनका जो बिहेवियर है उनको चेंज हो गया, वो इतनी फ्रस्ट्रेशन में क्यों है। बट इस चीज़ में हम फायदे में रहे हैं। सुरेश जो है उनको काफ़ी चीज़ें पहले से पता है कि चीज़ें जो है ऐसी चल रही हैं, अगर मैं थोड़ा सा कुछ फ्रस्ट्रेशन में कभी कुछ बोल भी देती हूँ तो वो सुन लेते हैं ईजिली। उनको ऐसा नहीं होता कि क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये वाली चीज़ें हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है फिलहाल। तो सबसे पहले मैं फिजिकल सपोर्ट की बात करूँगी कि फिजिकली वो मुझे कैसे सपोर्ट करते हैं। तो जब 20 days बाद जब मेरी मम्मी जो है वो घर चली गई थी, उसके बाद अर्थ को उन्होंने ही बात करवाया था मॉर्निंग में। एंड अथर्व को तो वो अभी भी कराते हैं, बट अर्थ को बात स्टार्टिंग से वही करा रहे हैं। लास्ट 1 month से मैंने स्टार्ट करा है अर्थ को बात करवाना। और स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपकी सी सेक्शन हुई है ना तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा बॉडी जो है वो बिल्कुल गिव अप कर देती है। और वो जो एक बात करवाना है बच्चे को, वो जो काम होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक लगता है।
तो अगर वो भी आपके हस्बैंड कर रहे हैं तो वो भी बहुत ही बड़ा सपोर्ट होता है उस टाइम पर। हाउस हेल्पर भी हमने स्टार्टिंग से नहीं रखी थी कोविड की वजह से, एंड लास्ट 1 मंथ से ही हमने क्लीनिंग के लिए हाउस हेल्पर रखी है। उससे पहले क्लीनिंग भी इवन सुरेश ही करते थे, ऑफिस जाने से पहले वो क्लीनिंग भी करके जाते थे। एंड कभी कभी जैसे ऑफिस में सुरेश टिफ़िन ले जाते हैं तो उसका भी वो हेल्प मेरे साथ करवा देते हैं किचन में। मतलब जितना भी उनके पास टाइम होता है, मॉर्निंग में नाइट में जो भी उनके पास टाइम रहता है वो पूरा मतलब हम मुझको देते हैं, साथ में मेरे हेल्प करवाते हैं, तो बहुत ही बड़ी हेल्प हो जाती है। थोड़ा सा भी कोई किचन में अगर आपकी हेल्प करवा देता है तो इट इज़ अ बिग हेल्प। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है किचन में भी कई बार। सो ये उनकी हेल्प है फिजिकली एंड इमोशनली और मेंटली। तो मैंने आपको बताया कि वो हेल्प करते ही हैं चीज़ों को सुनकर। तो इस वीडियो के थ्रू मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। शायद मैंने अभी तक 3 महीने हो गए उनको ये चीज़ नहीं बोली है, बट थैंक यू सो मच इतनी भी हेल्प करने के लिए कि मैं चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर पा रही हूँ ईज़िली। सेकेंड थिंग इज़ जो मुझे लगता है कि चीज़ें मैनेज करने में मुझे हेल्प कर रही हैं इज़ दैट आई एम अ होम मेकर। अब हम लोग को ये टेंशन नहीं होती कि बच्चों को डे केयर में भेजना है या फिर क्रेच में भेजना है, क्योंकि फिजिकली मैं अपने बच्चों के साथ 24 घंटे रहती हूँ। और हम लोग को मतलब ये टेंशन नहीं है कि बच्चों को कौन देखेगा ना। कई बार अगर आप वर्किंग होते हैं, आपके हस्बैंड भी वर्किंग है, आप भी वर्किंग है, घर में अगर ग्रैंड मदर कोई भी नहीं है, तो आपको जो सबसे पहली टेंशन होती है वो यही होती है कि बच्चों को कौन देखेगा ना। तो ये चीज़ हमारे साथ नहीं है, ठीक है। अब ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे। कई बार क्या होता है कि जो लोग वर्किंग होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को दिन में 5 से 6 घंटे ही दे पाते हैं और वो उस टाइम को क्वालिटी टाइम बना देते हैं, जो कि आप 24 घंटे रहकर भी नहीं बना पाते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करें कि आप बच्चों को साथ ही साथ क्वालिटी टाइम भी दें। जो कि डाइट से लेकर बच्चों का एक रूटीन, अगर बच्चा दिन में नैप लेता है तो वो प्रॉपर आप करें। हर चीज़ मतलब एक प्रॉपर तरीके से मैनेज होनी चाहिए। हम लोगों ने अथर्व का जो रूटीन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि रूटीन जो है वो सेट हो गया है बिल्कुल। अथर्व का जो पहले था उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने अर्थ का रूटीन भी बनाया, जिससे कि क्या हुआ ना कि अथर्व का रूटीन हमको चेंज नहीं करना पड़ा। अब कई बार क्या होता है ना, जब आपका सेकंड चाइल्ड होता है तो आप क्या करते हैं, अपना फर्स्ट चाइल्ड का जो रूटीन है ना वो सेकंड चाइल्ड के अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका जो फर्स्ट चाइल्ड का रूटीन अगर सेट है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सेकंड चाइल्ड का रूटीन बनाएं, जिससे कि क्या हो ना कि आपका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपने ऑलरेडी एक रूटीन को आप चेंज करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी एज़ कम्पेयर टू नया रूटीन बनाने में। वैसे तो ये बहुत मुश्किल है स्पेशली न्यू बॉर्न के लिए, क्योंकि पता नहीं होता कब वो सो रहे हैं कब वो उठ रहे हैं, नहीं होता। बट धीरे धीरे अगर आप ये करेंगे तो चीज़ें जो है वो खुद ब खुद मतलब रूटीन उनका उसका भी सेट हो जाएगा। तो नेक्स्टली मैं बात करूँगी कि मैं अथर्व को इस टाइम पे कैसे हैंडल करती हूँ। तो जैसे कि हर पेरेंट के लिए उनके जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल बेस्ट होते हैं, तो ऐसे ही हमारे लिए भी अथर्व इज़ द बेस्ट। अथर्व का जो नेचर है वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा केयरिंग रहा है। जब से अर्थ आया है घर में तब से वो अर्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा केयरिंग हो गया है। तो ऐसा अभी तक तो ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जब उसने अर्थ को बहुत ही केयर फ्री हैंडल करा हो। हमने अथर्व को बस एक ही बार समझाया था कि ऐसे नहीं करना है वैसे नहीं करना है। उसको बार बार ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अर्थ जो है वो बहुत स्मॉल है। वो खुद ही इतना समझता है, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं उसको उन दोनों को अकेला छोड़ दूँ, ऐसा बहुत ही कम होता है। देखना तो पड़ता ही है, क्योंकि अथर्व अभी इतना भी बड़ा नहीं है कि उसको अकेला अर्थ के साथ छोड़ा जाए। बच्चे खेलते खेलते कुछ भी कर देते हैं, तो इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ता है ऑब्वियसली। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या मैं अथर्व के साथ कम टाइम स्पेंड करती हूँ पहले से। तो हाँ, ऐसा होता ही है ऑब्वियसली कि जब आपका सेकंड चाइल्ड हो जाता है तो आप अपने फर्स्ट चाइल्ड को इतना टाइम नहीं दे पाते। बट उसमें भी मैं ये करती हूँ कि जो भी टाइम मतलब मैं स्पेंड करती हूँ अथर्व के साथ, में उसको क्वालिटी टाइम बना देती हूँ। जनरली क्या होता है कि मॉर्निंग में जब अथर्व की क्लास होती है तो उस टाइम पे अथर्व हमेशा से ही अथर्व मेरे साथ ही क्लास देने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू सुरेश। तो
अभी भी जब से अर्थ हुआ है तब से ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ है कि जो क्लास है वो मैंने उसके साथ अटेंड नहीं करी है। जब मैं हॉस्पिटल में थी अर्थ के होने के बाद वो 5 डेज़ बस आई थिंक उन्हीं 5 दिन वही 5 दिन थे जब सुरेश ने अथर्व के साथ क्लास अटेंड करी थी। अदर देन दैट मैं ही उसके साथ क्लास करवाती हूँ क्योंकि अथर्व जो है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत ही इंटरेक्टिव रहता है वो क्लास में, टीचर्स भी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करती है। तो वो जो टाइम होता है ना बहुत ज़्यादा सोशली वो इंगेज रहता है अपनी फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो जो 1 घंटा है उसका क्लास का वो बिल्कुल भी मिस हो या फिर वो उसको पहले की तरह एंजॉय नहीं कर पाए। तो वो मैं बिल्कुल भी कट आउट नहीं करा, वो टाइम हम उसको देते ही हैं। बट हाँ, स्क्रीन टाइम अथर्व का थोड़ा सा बढ़ गया है अर्थ के आने के बाद, क्योंकि जब भी मैं अर्थ को सुलाती हूँ तो उस टाइम पे अथर्व घर में खेलता है, शोर करता है, तो मैं टीवी ऑन कर देती हूँ कि चलो थोड़ी देर तुम बैठो, मैं अर्थ को तब तक सुला देती हूँ। तो ये चीज़ होता है एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ऑब्वियस। अथर्व जो है वो क्लास को बहुत ही मतलब इन्जॉय करता है, बहुत ही खुश रहता है जब वो क्लास देता है। उसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट बिल्कुल 5 मंथ्स का वो बहुत ही अच्छा रहा है और अभी भी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसका जो क्लास का परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो। तो एक प्रॉपर उसका जो शेड्यूल है, जो उसको पढ़ाना है, जो भी उनका सिलेबस है, वो चीज़ हम प्रॉपर्ली मैनेज करके चलते हैं जिससे कि अथर्व जो हो बिल्कुल भी लैक नहीं करे, क्योंकि उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो हमारे वजह से वो कहीं पर अगर लैक करेगा तो ऑब्वियसली हमें और भी ज़्यादा दुख होगा कि अर्थ के आने के बाद हमने अथर्व पे उतना ध्यान नहीं दिया। तो वो चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अथर्व को स्कूल की स्टडीज़ में हम पूरा पहले जितना ध्यान देते थे अभी भी हम उतना ही ध्यान देते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं बदला है। सेकंड थिंग इज़ कि अथर्व का रूटीन जो था कि दिन में वो नैप लेता था पहले, तो अर्थ के होने के बाद अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि उसने दिन में नैप नहीं ली है। अभी भी वो दिन में नैप लेता है। मैं ऐसी ही कोशिश करती हूँ कि दोनों को एक साथ ही सुलाया जाए, एक ही टाइम पे सुलाया जाए। हाँ, थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं हो पाता, बट दिन में अथर्व नैप ज़रूर लेता है, क्योंकि अगर वो नैप नहीं लेता ना तो शाम को बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, हैंडल करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि दिन में वो एक नैप ज़रूर ले। नेक्स्ट थिंग इज़ कि प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ से ही अथर्व सुरेश के साथ सोता है दूसरे रूम में। तो क्योंकि मैं अर्थ के साथ को स्लीपिंग करती हूँ और मैं यही कोशिश करती हूँ कि अथर्व हमेशा सुरेश के साथ ही सोए, क्योंकि क्या होता है ना कि मॉर्निंग में अथर्व की क्लास होती है और मॉर्निंग में उसको जल्दी उठना होता है। और अर्थ के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो रात को 2 से 3 बार फीड करने के लिए उठता है, तो उससे अथर्व की नींद खराब होती है। तो स्टार्टिंग से ही उसकी ये हैबिट थी, तो हमने वो चेंज नहीं करी। वो अभी भी सुरेश के साथ ही सोता है, बट ऐसा नहीं है कि हमने इस चीज़ को बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखा हुआ है कि मतलब मेरे साथ सोना ही नहीं है। हम इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते अथर्व के साथ कि कहीं उसको ऐसा लगे कि मम्मा जो है वो अर्थ के साथ ही सो रही है, मेरे साथ नहीं सो रही है। तो ऐसा नहीं होता। जैसे सैटरडे संडे अथर्व का जो है वो ऑफ रहता है, तो फ्राइडे नाइट को मेरे साथ सोता है, संडे को मेरे साथ सोता है, तो इस टाइप से हो जाता है। वीक में कई बार बीच में भी कभी ऐसा हो जाता है कि अथर्व जिद करता है कि आज तो मम्मा मैं आपके साथ ही सोऊंगा, तो उस दिन भी वो मेरे साथ सो जाता है। ठीक है, हम लोग उसको उस दिन मना नहीं करते, बट जनरली वो सुरेश के साथ ही सोता है। तो अगर मैं मैनेज करने की बात बोलूँ तो चीज़ें तो मैनेज हो रही हैं, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हर दिन एक जैसे नहीं होता, अप्स एंड डाउन तो लगे ही रहते हैं। किसी दिन आपको ऐसा लगता है कि आपको मॉम गिल्ट हो रहा है, आप अपने फर्स्ट चाइल्ड के साथ बायस हो रहे हैं, तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि आपका जो बड़ा बच्चा है वो 3 साढ़े 3 साल का है, वो भी चीज़ें इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है, ना ही वो हर चीज़ आपको एक्सप्रेस कर पाएगा। बट कई चीज़ें आप नोटिस करेंगे उसके फेस पे जो वो नहीं आपको बोल पा रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं एंड धीरे धीरे टाइम भी निकल जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपके जो दोनों बच्चों के बीच में अगर एज डिफरेंस जो है वो 3 साल 4 साल इतना है, तो सेकंड चाइल्ड होने के बाद ना आपको फर्स्ट चाइल्ड को थोड़ा ज़्यादा पैम्पर करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर उसकी वही डिमांड होती है। आप ऐसा नहीं करें कि आप अपने सेकंड चाइल्ड पे ही सारा ध्यान दे रहे हैं और फर्स्ट चाइल्ड को आप हर चीज़ के लिए बस दिन भर आप नो नो नहीं नहीं बस ऐसा ही बोलते जा रहे हैं, पूरा दिन आपने ऐसे ही निकाल दिया। तो ये नहीं करें। फर्स्ट चाइल्ड को आप थोड़ा सा ज़्यादा पैम्पर करें, जिससे कि उसको भी बिल्कुल ऐसा नहीं लगे कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक तरफ ही हो रही है, या फिर मम्मी जो है वो मेरे छोटे भाई बहन के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है। तो हम लोग ज़्यादा ग्रुप टाइम में ज़्यादा स्पेंड करती हूँ, मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जब भी अर्थ उठा रहता है तो हम लोग अर्थ अथर्व मैं हम लोग मिलकर जो टाइम स्पेंड करते हैं ना उसको मैं ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं करती कि जब मैं अर्थ के साथ खेल रही हूँ तो मैं अथर्व के साथ नहीं खेलूँगी, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए सीन। आप दोनों बच्चों के साथ
एक साथ ही खेलें। आप अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो इसी तरीके से इंगेज करें। जैसे कि मैं अथर्व को कई बार बोलती हूँ कि चलो अब अर्थ की मालिश मैं कर रही हूँ, चलो अब तुम भी आ जाओ, तुम भी साथ में अपनी राइम सुनाओ, तो वो भी साथ साथ अर्थ को अपनी राइम्स क्लास की सुनाता रहता है। या फिर कुछ भी हेल्प करवानी हो, जैसे कि चलो डायपर लेके आ जाओ अर्थ का, या फिर चलो अब अर्थ के हम कपड़े वॉश करते हैं। तो इस टाइप से आप चीज़ों को करेंगे, आप ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें आपका जो बड़ा बच्चा है वो भी इंगेज हो पाएगा और उसे भी ऐसा नहीं लगेगा कि उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करा जा रहा है। तो क्या अब दो बच्चों के साथ मैनेज करना इजी होता है? तो लाइफ में वैसे तो कुछ भी इजी नहीं होता है, बट मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि इट इज़ वेरी टफ। इट कैन बी मैनेज। मुझे मेरे हस्बैंड का और फर्स्ट चाइल्ड अथर्व का प्रॉपर सपोर्ट मिला था और अभी भी मिल ही रहा है, तो चीज़ें जो है वो मैनेज हो पा रही हैं। एंड आप अपने फर्स्ट चाइल्ड को पूरी प्रेगनेंसी में रेडी करते हैं, हर तरीके से रेडी करते हैं। इवन मैंने इसकी एक वीडियो भी पोस्ट करी हुई है, वीडियो चैनल पे है कि फर्स्ट चाइल्ड को आप कैसे रेडी करें सेकंड चाइल्ड आने से पहले। बट आप कितना भी प्रिपेयर कर लें फर्स्ट चाइल्ड को, उसके बाद भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सेकंड चाइल्ड आने के बाद बच्चे का समझ में आता है कि वो कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, वो ज़्यादा स्टब बॉन्ड तो नहीं हो गया है, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। और आपको भी नहीं पता, आपके लिए भी ये फर्स्ट टाइम ही होगा जब सेकंड बेबी आएगा घर पे, और उस टाइम पे फर्स्ट बेबी का क्या रिएक्शन होगा। तो बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चे भी समझने लग जाते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है हर चीज़, बट धीरे धीरे अथर्व भी अब समझने लग गया है और चीज़ें जो है वो मैनेज हो रही हैं ईजिली। बट हाँ, फर्स्ट चाइल्ड को आप थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर करके रखें। आप जो वीडियो मेरी एक चैनल पे है, आप फर्स्ट चाइल्ड को कैसे रेडी करें, अब वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो अथर्व पहले से ही उसको आता है, इंडिपेंडेंटली वो चीज़ें काफ़ी कर लेता है। एंड अभी जो है चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज और हो रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे धीरे धीरे चीज़ें जो है वो और ज़्यादा नॉर्मल होती जाएंगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, और अभी जितना चल रहा है वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। इन फ्यूचर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि चीज़ें कैसे हो रही हैं और कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं, उसकी भी मैं वीडियो एक ज़रूर पोस्ट करूँगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो थोड़ी बहुत यूजफुल हो पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।